नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज हो गई है आपकी 1 फरवरी यानी कि 1 फरवरी, और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन इसके पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि 31 जैन को हमने जो है विगत जो आपके 15 दिन थे उसका हमने रिवीजन करा दिया, क्विक रिवीजन कराया है। बहुत अच्छा वीडियो है और 1.5 घंटे में जो है आपका विगत जो है 16 दिनों का करंट अफेयर्स वहां पर कंप्लीट हो गया है। तो उसको आप लोग प्लीज करने का प्रयास जरूर कीजिएगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमने 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक का भी वीडियो करा दिया था। मैं एक काम करूंगा कि दोनों वीडियो को मैं कंपाइल करके आपके बीच में जो है उसको रख दूंगा, ताकि आप लोग उसको आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आइए बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग जो है चीजों को बहुत बेहतर ढंग से करिएगा, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और खासकर यूपी पीसीएस वाले आप जो अभी अभ्यर्थी हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है मुख्य परीक्षा 2024 की तैयारी पर लगें, क्योंकि आपका जो मेंस है वो जून लास्ट में है, और प्री की अगर हम बात करते हैं पीसीएस की, तो वो आपका अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। ठीक है, ऐसे में आप लोग के पास ठीक ठाक समय है, और ठीक ठाक समय अगर है तो आप बहुत बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। राइट, चलिए बिना देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, और करते हैं सबसे पहले हम लोग लास्ट डे का रिवीजन। पहला क्या था कि आरबीआई की भुगतान प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार भारत के डिजिटल भुगतान में यूनिफाइड पेमेंट जो है, जिसको हम यूपीआई बोलते हैं, उसकी हिस्सेदारी 2019 में 34% से बढ़कर 2024 में 83% तक हो गई है। ये एक आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पुणे में जो है गिलियन बैरे सिंड्रोम नामक जो डिजीज है, उसके कई सारे मामले आए हैं, और इसीलिए ये डिजीज जो है आपकी क्या है, चर्चाओं में है। नर्वस सिस्टम को बेसिकली ये क्या करती है, इंपैक्ट करती है और उसको खराब करती है। ठीक है, तो ये आपके लिए जरूरी है। इसके अलावा भारत और चीन ने द्विपक्षीय संबंधों में स्थिरता लाने और फिर से सक्रिय करने के उद्देश्य से विदेश सचिव जो आपके विक्रम मिस्री जी हैं, और वहां पर उन्होंने बैठक की है, जो वहां के जो विदेश मंत्री हैं बेसिकली चीन के, उनके साथ में एक बैठक की है, और कई सारे मुद्दों पर जो है परिचर्चा की है, ताकि चीन और भारत के जो संबंध बीच में जो बिगड़े हुए थे हालात, वो क्या हो, पटरी पर आ जाएं, यानी कि सही हो जाएं। और आप यह भी जानते होंगे कि 75वां जो है चीन और भारत अपने जो है राजनयिक संबंधों के 75वें साल में एंट्री कर रहा है, और ऐसे में दरअसल दोनों का संबंध बेहतर होना चाहिए, इसी के लिए सरकार प्रयासरत है। आगे लाला लाजपत राय जी की जयंती जो है 28 जनवरी को मनाई जाती है, आप ये भी जानते होंगे। और 2025 की अगर हम बात करते हैं तो उनकी 160वीं जयंती अभी जो है इस वर्ष मनाई जा रही है। इसके अलावा लंबी कूद की जो खिलाड़ी हैं कौन, अंजू बॉबी जॉर्ज, उनको जो है बेसिकली भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के 9 सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह भी आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा इंदौर और उदयपुर को, 2 शहरों को बेसिकली वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन की सूची में शामिल कर लिया गया है। और इसके अलावा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार जो नैनो यूरिया है, नैनो यूरिया अगर आप अत्यधिक प्रयोग करते हैं तो गेहूं और धान की फसलों में इसका इंपैक्ट होता है। दैट मींस कि गेहूं और फसलों की जो उत्पादन क्षमता होती है क्या होती है, कम हो जाती है, यानी कि पैदावार कम हो जाती है। यह भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग नैनो यूरिया के बारे में डिटेल्स में पढ़ लीजिए। कल हमने आपको टास्क भी दिया था कि नैनो यूरिया के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ के रखिएगा। राइट, चलिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाया जाता है, और इसी के साथ हमने आपसे कल एक टास्क दिया था कि 17 जो आपके एसडीजी गोल्स होते हैं उनको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 17 के 17 एसडीजी गोल आपके एग्जाम में भाई साहब पूछे जाते हैं, बिना लेट लपाट किए हुए 17 के 17 एसडीजी गोल आपके दिमाग में फिट होने चाहिए। एनी हाउ कोई भी ट्रिक अपनाइए, कोई भी तरीका बनाइए, नहीं होगा किसी दिन तो हम लोग एक ट्रिक बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको हम रटवा देंगे, भाई ये 17 गोल्स हैं, इसको आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, चलिए हिमाचल प्रदेश के दूरदर्शी किसान हैं कौन, हरिवंश शर्मा, और इनको अभी हाल ही में क्या मिला है, इनको अभी हाल ही में पद्मश्री दिया गया है। आप कहेंगे सर इनको पद्मश्री क्यों दिया गया है, क्योंकि उन्होंने एक विशेष प्रकार की जो सेब की किस्म होती है उसको पैदा किया है, जो कि कम ठंडे क्षेत्रों में जो है उगाई जा सकती है। बहुत ही मीठी, रसीली और बहुत ही बेहतर किस्म की जो है वो सेब है, एप्पल है। उनको न सिर्फ पद्मश्री सम्मान से इस वर्ष सम्मानित किया गया है, बल्कि इसके विगत वर्षों में कई अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 29 अगस्त को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने नए पीढ़ी के उपग्रह NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 100वां जो है लक्ष्य जो है इन्होंने अपना जो है प्राप्त कर लिया है। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसको आप लोग क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी लोगों ने सही उत्तर दिया था 26 जनवरी को, और 26 जनवरी को
जो है आपका बेसिकली गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। जरा मुझे बताओ कि इस वर्ष भारत देश में कौन से नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया, 74, 75, 76 या 77? कमेंट करके जरा मुझे इसका उत्तर बताइए। अक्सर इस पर भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाता है कि कौन सा गणतंत्र दिवस हम लोग इस बार मनाए हैं। ठीक है, चलिए आइए अब आज के पहले प्रश्न पर हम लोग एंट्री करते हैं। पहला है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था। इस पर जो है इस बार एग्जाम में आपके प्रश्न आ सकता है। आप जानते होंगे इस समय जो हमारी डिजिटल इकोनॉमी है वो बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो डेटा आपके सामने आ रहा है उस हिसाब से जो आपके डिजिटल इकोनॉमी है, क्या जो आपके डिजिटल इकोनॉमी, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी, ये डिजिटल इकोनॉमी जो अभी अनुमान व्यक्त किया जा रहा है वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर, ध्यान रखिएगा इस बात को मेरे, एग्रीकल्चर, AGRICULTURE, एग्रीकल्चर, और जो आपका सर्विस सेक्टर है, ठीक है, सर्विस सेक्टर, इन दोनों सेक्टर से, एग्रीकल्चर प्लस सर्विस सेक्टर से, आपका दोनों सेक्टर से डिजिटल इकोनॉमी, जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, डिजिटल सेक्टर है, वो तेजी के साथ उछाल जो है इसमें आ रहा है। दैट मीन्स कि आने वाले समय में विनिर्माण क्षेत्र, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर से ज्यादा जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर से ज्यादा कहीं ना कहीं क्या होगा, डिजिटल इकोनॉमी अपने आप में ज्यादा जो है तेजी के साथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। और यही पॉइंट यहां पर लिखा भी आपको नजर आएगा। ये देखिए विनिर्माण, मैन्युफैक्चर, यानी कि अच्छा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज्यादा हो जाएगा। कब? मतलब है कि 6 साल से भी कम समय में, जो आगे आने वाले जो 6 साल हैं, यानी कि अब 2025 चल रहा है, 6-5-31, 2030-31 तक डिजिटल इकोनॉमी भारत में बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो जाएगी, जो कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चर सेक्टर से आगे हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये इसको आप मैन्युफैक्चर सेक्टर कर लीजिएगा, सर्विस नहीं, मैन्युफैक्चर सेक्टर। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो आगे 2-3 डेटा और दे रखा है आपके सामने कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था इसकी आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान करने वालों के रूप में उभरी है, जिसकी 2022-23 में जीडीपी बेसिकली कितनी थी, ये जो है आपका 402 बिलियन अमेरिकी डॉलर में थी, ठीक है। और हिस्सेदारी की अगर बात करते हैं तो 2022-23 में जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी किसकी, डिजिटल इकोनॉमी की थी 11.74% थी। तो ये डेटा आपको याद रखना। एक बात आप लोग पीसीएस वाले ध्यान रखिएगा, डिजिटल इकोनॉमी क्या होती है, डिजिटल इकोनॉमी आने वाले समय में किस प्रकार से भारत को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में शामिल करा सकती है, इस पर आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। डिजिटल इकोनॉमी यानी कि डिजिटल अर्थव्यवस्था, भारत की बढ़ती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था से क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा और कितना ज्यादा हम सशक्त हो पाएंगे, दैट मींस कि कितना ज्यादा हम इंपावर हो पाएंगे, ये आपको प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। इसलिए इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा यहां पर कई सारे और डेटा यहां पर दिए गए हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं सारे डेटा पर यहां पर आपको नहीं बता रहा हूं, ये डेटा आपके काम का है। आपके पीसीएस या यूपीएससी, पीसीएस, एक मिनट, पीसीएस या यूपीएससी दोनों के अभ्यर्थी, दरअसल पीसीएस और यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग इसको क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। एक बात यहां पर मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं, और वो ये कि जो यूपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो सभी लोग इस करंट अफेयर्स को फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर करंट अफेयर्स हमारा सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग है, बाकी तो वनडे एग्जाम वाले देख ही सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो डेटा मैं यहां पर देता हूं, जो डिटेलिंग आपको कराता हूं, यूपीएससी एंड पीसीएस में काम आएगी, और जो बाकी जो फैक्चुअल डेटा आपके हैं वो आरओ और जो अन्य आपकी एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो आपका एक काम है तो भाई साहब कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है। चलिए तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा पीडीएफ के फॉर्म में। आप कहेंगे सर पीडीएफ कहां मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए डिकोड एग्जाम का जो है चैनल है टेलीग्राम पर, आप उसको सर्च करिएगा डिकोड एग्जाम, आपको वहां पर मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया, आप वहां से भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ टाइम के बाद जो डिकोड एग्जाम का एप्लीकेशन है उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ टाइम के बाद जो हमारी पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर ना करके सीधे एप्लीकेशन पर अपलोड हो जाया करेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन नहीं है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर एक बात कि ऐसा अनुमान है कि 2030 तक भारत के डिजिटल अर्थव्यवस्था देश की कुल अर्थव्यवस्था में लगभग 5वें हिस्से के बराबर योगदान देगी, जो पारंपरिक क्षेत्रों की वृद्धि से कहीं ज्यादा होगी। ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब के सब जो है, जो फैक्ट आपके हैं वो मेंस के प्रोस्पेक्टिव से क्या है भाई साहब, बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारा कंटेंट आप लोग खासकर 2024 में जो देने वाले जो एग्जाम है मेंस का, वो लोग जरूर इसको नोट डाउन करें। आल्सो जिनको 25 में एग्जाम देना है पीसीएस का, वो सभी अभ्यर्थी, ठीक है, आल्सो
आलसो जो लोग आरओ वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए निबंध में अगर डिजिटल अर्थव्यवस्था पर अगर निबंध लिखने के लिए आ गया तो वो लोग सभी लोग इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लेना, नहीं तो बाद में सर फोन करते हो मेरे पास, सर बताओ सर कैसे लिखें, सर ऐसे कैसे लिखें। तो जब बातें बताता हूं अगर उसको ध्यान से नहीं सुनोगे तो बार बार पूछोगे और हर बार आपको जो है कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए जो बातें मैं बोलता हूं उसको ध्यानपूर्वक सुन करके अच्छी तरीके से उसको नोट करने का प्रयास आप लोग जरूर किया करिए, ठीक है ना। चलो आगे, अब इसी पर आधारित आपके सामने प्रश्न है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, आपको विचार करना है और विचार करते हुए आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। विचार कीजिए, ठीक है, सही उत्तर का चयन कीजिए, मतलब कौन सा सही उत्तर है। आप चाहे तो इसको लिख दीजिए, विचार कीजिए तथा सही उत्तर का कौन सा कथन सही है तथा सही उत्तर का चयन करें। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो अब आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 है कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2029-30 तक राष्ट्रीय आय में लगभग 5वें हिस्से के बराबर योगदान देगी। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्ट यही हमने अभी पढ़ा था, यह हो गया आपका सही। दूसरा, देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था 2022-23 में जीडीपी यानी कि 31.64 लाख करोड़ रुपए या 402 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। तो 2022-23 में जीडीपी में 11.7.4% की हिस्सेदारी थी। बिल्कुल सही बात है, यह डेटा भी एकदम एग्जैक्ट सही है, ठीक है। इसको क्या करना आपको याद रखना है, इस हिसाब से 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। देखो अब यही प्रकार के प्रश्न, इसी प्रकार के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब ये फैक्चुअल डेटा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट बिहास था जिस पर आपको याद करना था, इसको दिमाग में बिठाना था आपके। लेकिन आप क्या करोगे, डिजिटल इकोनॉमी को पढ़ लोगे, लेकिन एग्जैक्ट जो डेटा आपके दिए हैं वो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे, नहीं पढ़ोगे, और यही एग्जाम में आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, अच्छे से पढ़ना है आपको करंट अफेयर्स, ठीक है। चलो आगे, जॉर्जिया भाई साहब चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर जॉर्जिया क्यों चर्चाओं में है? जॉर्जिया इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि WHO यानी कि जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यानी कि जिसको हम लोग विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, उसने क्या किया है, बेसिकली जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त जो है घोषित कर दिया गया है। मलेरिया के बारे में आप लोग बखूबी जानते होंगे, ठीक है। प्रोटोजोन डिजीज होती है अपने आप में, इसका जो वाहक होता है मैदा एनाफिलीज मच्छर होती है, आप ये भी जानते होंगे, ठीक है। तो मलेरिया के लक्षणों में आप जानते होंगे ठंड, कपकपी, और भारत जैसे देश में जब बरसात का मौसम आता है तो बहुत तेजी के साथ जो है मलेरिया के पेशेंट जो है देखने को मिलते हैं। अपने घरों में जो आप लोग पानी वगैरह जो इकट्ठा करते हो, साफ जो है पानी में बेसिकली ये जो है पनपता है अपने आप में, ठीक है। तो चर्चाओं में है कि जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगर हम बात बेसिकली जॉर्जिया की करते हैं तो उसकी राजधानी यानी कैपिटल तिबिलिसी है और करेंसी यहां की जॉर्जियन लॉर है। उच्चतम बिंदु जो वहां का है, कहां का, जॉर्जिया का, वो है आपका माउंट सखरा। और अगर हम जॉर्जिया को मैप से देखने का प्रयास थोड़ा सा करते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी जो उत्तर में रूस है। आप कहेंगे सर ये है जॉर्जिया, और आप कहेंगे सर इसका उत्तर कहां हो गया, तो आप अगर ऐसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका उत्तर हो गया, इधर पूरब हो गया, इधर आपका पश्चिम हो गया, इधर आपका दक्षिण हो गया। तो जॉर्जिया के उत्तर में क्या है भाई साहब, ये देखिए आप जो है यहां पर रूस आपको दिख रहा होगा, और पूर्व में इसके अजरबैजान है, पूरब में इधर इसके अजरबैजान दिख जाएगा आपको, यहां पर देखिए अजरबैजान है, और दक्षिण में आर्मेनिया और तुर्की है। दक्षिण ये हो गया, इधर आपका आर्मेनिया और क्या हो गया, तुर्की हो गया। नहीं दिख पा रहा होगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए आप लोग तुरंत फटाफट देखिए, मैं आपको मैप में जो है इसको दिखा रहा हूं, आपको जो है तुरंत जो है क्या हो जाएगा, ये दिख जाएगा भाई साहब, ठीक है। चलो ये देखो, अब दिख रहा होगा शायद आपको, है ना। ये आपका जॉर्जिया हो गया, जॉर्जिया के उत्तर में आप देखिएगा रसिया हो गया। इधर देखिए पूरब में आपका क्या हो जाएगा, ये इधर देखो आपका अजरबैजान यहां पर आपको दिख जाएगा, ये आपका अजरबैजान हो गया, ठीक है। और यहां पर आप देखेंगे दक्षिण में, तो ये आपका दक्षिण में तुर्की हो गया, ठीक है। तो ये आप कुछ इस तरीके से आप चीजों को यहां पर देख सकते हैं। उत्तर में आपका रूस हो गया, पूरब में अजरबैजान हो गया, दक्षिण में आपका जो है क्या हो गया, तुर्की हो गया, ठीक है। तुर्की और आर्मेनिया हो गया, ये तुर्की हो गया, आपका आर्मेनिया होगा, आर्मेनिया और तुर्की दक्षिण में है इसके, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको चीजों को याद रखना है मैप के माध्यम से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने एक दो पॉइंट और है कि जॉर्जिया में ईसाई धर्म जो है प्रमुख धर्म के रूप में जाना जाता है, और जॉर्जिया में काकेशस पर्वत में सोने, चांदी, तांबे और लोहे का खनन होता है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको समझने थे। चलिए आगे। अच्छा एक बात और याद आ गई, WHO चूंकि चर्चाओं में था, तो मुझे बताओ कि WHO की स्थापना कब हुई थी, जरा मुझे ये कमेंट करके बताओ, WHO की स्थापना कब होती है। मैंने कई बार आपको जो है इसको बताया हुआ है, और चूंकि WHO अगर चर्चाओं में है तो ये आपको मैं टास्क देता हूं, और वो ये है कि जितने भी का टास्क नंबर 1 है आपका,
टास्क 1 है आज का कि जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनको आपको क्या करना है, अच्छे से रेडी कर लेना है। अक्सर आपके अंतरराष्ट्रीय संगठनों से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष कौन है, डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी, डब्ल्यूएचओ के मुख्यालय कब हुए थे। 3 प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जो भी आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, जो भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां से 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि स्थापना वर्ष, कोई भी जो चर्चाओं में होता है उसका स्थापना वर्ष क्या होता है, ठीक है, स्थापना वर्ष तो आपको याद रखना होगा। इसके अलावा जो दूसरा जो चर्चाओं में रहता है उसका मुख्यालय कहां पर है, क्या मुख्यालय, यानी कि उसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय। और इसके अलावा जो इसमें आएगा वो आएगा आपका क्या, कि इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, अध्यक्ष कौन है। तो ये 3 प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। इसलिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आईएमएफ है, चाहे डब्ल्यूटीओ है, चाहे डब्ल्यूएचओ है, उनको आपको रेडी कर लेना है। ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस में ये पार्ट है भाई साहब, प्री में भी पार्ट है और सेकंड पेपर में भी एक हिस्सा बहुत बड़ा इसका है। तो इसको आप लोग सारी लिस्टिंग इसकी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और जो पीसीएस 2024 का हमने क्रैश कोर्स डिकोड एग्जाम पर कराया था, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, वहां पर हमने इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाया था, वहां पर हमने इन सारे संगठनों के बारे में आपको बताया हुआ था, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। आगे बढ़िए। अब बताओ कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। बताओ, पाकिस्तान, भारत, जॉर्जिया, इनमें से कोई नहीं। सिंपल सी बात है, जॉर्जिया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, है ना। कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 3 है भारतीय निर्वाचन आयोग, यानी कि आपका जो निर्वाचन आयोग है ये अभी चर्चाओं में है। आप कहेंगे सर चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि ये अपने स्थापना के अभी जो है इसका जो है कितना हो गया, 75 साल जो है इसका पूरा हो गया है। आप जानते होंगे कि बेसिकली जो निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना 25 जन 1950 को होती है, और ऐसे में वर्ष 2025 में 75वें साल में जो है एंट्री कर गया है अपने आप में, ठीक है। तो इसलिए निर्वाचन आयोग जो है क्या है, अभी चर्चाओं में है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, और यहां से प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 324 का संबंध किससे है, मैंने लास्ट डे भी पूछा था आपसे, मैं फिर से कह रहा हूं, अनुच्छेद 224 अर्थात आर्टिकल 324 का संबंध किससे है, कमेंट करके जरा मुझे बताओ, ठीक है। अब आगे देखो तो भारत निर्वाचन आयोग यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यह भी आप जानते होंगे। और आगे हम अगर निर्वाचन आयोग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग एक क्या है, अस्थाई जो है स्वतंत्र निकाय है, और संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार यह बेसिकली क्या करता है, आपका जो पार्लियामेंट है, संसद, राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा विधान परिषद दोनों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए जो है यह कार्य करता है, यानी कि उसका संचालन, निर्देशन आदि करता है। यह प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि बताओ राज्य विधानमंडल या संसद का चुनाव जो है कौन कराता है। तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन वहां पर आते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है। और पंचायतों का इलेक्शन कौन कराता है, यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था। मैंने लास्ट डे भी आपको बताया था कि पंचायतों का इलेक्शन कौन कराता है। पंचायतों से एक बात और याद आ गई कि आपके जो है सिलेबस में पंचायती राज व्यवस्था एक जो है चैप्टर है, वहां से प्रश्न खूब पूछे जाते हैं कि बताओ पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV.K. राव समिति, LM सिंघवी समिति कब बनी थी, इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं रेडी किया तो उसको पढ़ लीजिएगा। इनका क्रम पूछ लेता है कि कौन कौन सी समिति कब कब आई थी, या पर्टिकुलर समिति के बारे में पूछ लेगा कि इस समिति का निर्माण कब किया गया था और इन्होंने क्या रिपोर्ट सबमिट की थी या क्या रिकमेंडेशन दिया था। तो इसको भी आपको क्या करना है, याद कर लेना है। इसके अलावा अगर पंचायत पढ़ेंगे तो साथ साथ में आप जो है नगर निकाय, नगर निगम भी पढ़ लीजिएगा, क्षेत्रीय परिषदें भी पढ़ लीजिएगा। पॉलिटी में आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न वहां से देखने को मिलते हैं। अभी हाल फिलहाल के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे तो क्षेत्रीय परिषदों से, छावनी से आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं भाई साहब, ठीक है। पॉलिटी लैम लक्ष्मीकांत की बुक अगर आपके पास होगी तो वहां पर बहुत अच्छे से इसको समझाया गया हुआ है। खाली बैठे मत रहो, सुन लो इसको अच्छे तरीके से और इसको नोट कर लो, ठीक है, नहीं तो दिक्कत कर जाएगा बहुत ज्यादा। गला फाड़ फाड़ के मैं सुनाता चिल्लाता रहता हूं, पता चल रहा होगा कि आपका दिमाग कहीं और होगा, कोई मतलब नहीं है फिर इसका, ठीक है। चलिए इसके अलावा 2-4 फैक्ट हम यहां पर और देखते हैं कि निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है बेसिकली राष्ट्रपति करते हैं। इनको उनके पद से ठीक उसी प्रकार से हटाया जा सकता है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया होती है, अर्थात महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है। यह भी यहां पर लिखा हुआ है।
मुख्य निर्वाचन, ये देखो यहां पर लिखा है कार्यकाल, अक्सर आपके एग्जाम में पूछता है, तो निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक जो ही पहले होता है वो जो है आपका कार्यकाल होता है इनका। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन जो है सही है? एक हटा दो, कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है, रॉन्ग पूछा है आपसे। ठीक है, सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट है आपके सामने, भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1952 को होती है। सही है क्या? बताओ जल्दी से, सही है क्या भाई साहब? नहीं, 25 जनवरी 1950 को स्थापना होती है किसकी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, दैट मींस इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। और क्या पूछा है? नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही बात है, यह सही उत्तर है, तो यह सही हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका गलत, यानी कि केवल एक। अब देखो केवल एक कहां पर है कूट में? तो यहां पर है, यानी कि केवल ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां पर आपको? चलिए, ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, बम चक्रवात। भाई साहब आप कहेंगे यू काव है, ये है जो है बेसिकली बम चक्रवात जो है। चक्रवात तो आप जानते होंगे, इसको हम साइक्लोन बोलते हैं बेसिकली, है ना। साइक्लोन के बारे में तो आप निश्चित तौर पर आप सभी लोग जानते होंगे। साइक्लोन बेसिकली निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं, यानी कि बीच में उसके लो प्रेशर होता है, बाहर क्या होता है? हाई प्रेशर होता है, ये भी जानते होंगे। ठीक है, तो बम चक्रवात क्या होता है? पहले हम बम चक्रवात को एक बार देख लेते हैं, फिर हम चक्रवात पर आते हैं। ठीक है, चलो। जब किसी चक्रवात का वायुदाब 24 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार हो जाए, 24 मिलीबार क्या हो जाए? कम हो जाए, तब जो बेसिकली बम चक्रवात का निर्माण होता है। और यह तब उत्पन्न होता है जब ठंडी वायुराशि गर्म वायुराशि से टकराती है। तो कई बार आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कहता है तो बम चक्रवात जो का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। तो पूछ लेगा, 4-5 विकल्प दे देगा, और पहला विकल्प यही दे देगा कि जब ठंडी वायुराशि गर्म वायुराशि क्या होती है? टकराती है, तो बम चक्रवात का निर्माण होता है। अब आप कहेंगे सर चक्रवात कौन सी बला होती है? तो जिनने पढ़ा होगा तो जानते होंगे। अच्छा, बवंडर नाम जानते हो क्या? बवंडर देखिए ऐसे गोल गोल घूमती खड़। गांव में अगर कोई गए होंगे ना, तो बवंडर से हम लोग पहले बचपन में बहुत डरते थे। लोग कहते थे ये मत चुड़ैल रहती है बवंडर में। ठीक है, बड़ा डर लगता था। और बवंडर आप देखेंगे गांव में जहां पर धूल उल रहती है ना, एकदम गर्मियों में खासकर क्या होता है ना, एकदम से ऐसे बहुत तेजी के साथ राउंड राउंड करती हुई धूल उड़ती है। देखा कभी आपने बवंडर एकदम से सर्कल में घूरते हुए? ठीक है, जस्ट लाइक वही एक तक चक्रवात टाइप का कुछ उसी प्रकार का होता है। चक्रवात में क्या होता है, थोड़ा सा हम हल्का सा आपको बता देते हैं। यहां पर लिखा है कि यह निम्न वायुदाब के क्षेत्र या केंद्र होता है जिनके चारों ओर बढ़ते वायुदाब की समदाब रेखाएं होती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में कुड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा मैं हल्का सा आपको जो है चक्रवात के बारे में बता देता हूं। चक्रवात की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है इसमें, थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, अच्छा पॉइंट है यहां पर। ये देखिए चक्रवात कुछ ऐसे होगा, ये देखिए। ठीक है, ऐसे ऐसे क्या होगा आपका चक्रवात होगा। चक्रवात में बीच में क्या होगा आपका? बीच में जो होगा आपका वो होगा लो प्रेशर, और बाहर क्या होगा आपका? हाई प्रेशर। अगर 1000 समथिंग जो है यहां पर मिलीबार अगर प्रेशर है, तो यहां पर आप मान लीजिए 10 मिलीबार का प्रेशर होगा। ठीक है, हवा का एक गुण होता है, क्या होता है कि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या करती हैं? बढ़ती हैं। तो यहां पर दोनों दाब बराबर हो जाएं, इसके लिए पवनें क्या करती हैं? बहुत तेजी के साथ क्या करेंगी? यहां पर उच्च वायुदाब से तेजी के साथ क्या करेंगी? यहां पर जो है इसको बराबर करने के लिए घूमेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? चक्रवात होगा। और ये जो बेसिकली आपका निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, इसे हम चक्रवात की आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? आंख कहते हैं। यहीं पर मेन फोर्स दरअसल यहीं पर होता है, और कुछ जो है घड़ी की विपरीत दिशा में तेजी के साथ क्या करेगा? गोल गोल राउंड राउंड जो है हवाएं जो है घूमेंगी, और इससे फिर तेज बारिश और तेज हवाएं और तेज बारिश क्या हो जाएगी? उत्पन्न होगी। और इसी तेज बारिश को कई बार हम लोग चक्रवाती वर्षा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है। तो यह होता है चक्रवात। चक्रवात में बाहर उच्च वायुदाब, बीच में निम्न वायुदाब, पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ क्या होती हैं? ग्रो करती हैं, मतलब बढ़ती हैं। इसकी दिशा की अगर हम बात करते हैं तो यह आपका क्या हो गया? पृथ्वी हो गया। आप इसको जानते होंगे पृथ्वी को। यह आपका विषुवत रेखा हो गया। ये आप क्या हो गया? उत्तरी गोलार्ध हो गया, नॉर्थ पोल हो गया आपका, ये हो गया साउथ पोल। तो ये जो चक्रवात जो होते हैं बेसिकली ये उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज जो है राउंड करते हैं। एंटी क्लॉक, इनकी दिशा कैसे होगी? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई कैसे होती है? दिशा ऐसे होती है, लेकिन ये कैसे करेंगे? ये ऐसे करेंगे, मूव ऑन करेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मूव ऑन करेंगे। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा
क्लॉकवाइज हो जाती है। ध्यान रखिएगा, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है भाई साहब, तो ध्यान रखिएगा कि चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, जबकि चक्रवातों की दिशा दक्षिण गोलार्ध में कैसी होगी? क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, यही पॉइंट देखो यहां पर लिखा भी हुआ था, ये देखो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत और जो है दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। एक बात तो ये हो गई। अब यहां पर एक चीज और होती है, पूछी जाती है, आप ये भी जानते होंगे। इसके लिए भाई साहब चक्रवातों के लिए दो कंडीशन बड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। आप कहेंगे साहब दो कंडीशन कौन सी रिस्पॉन्सिबल होती है? पहली कंडीशन जो चक्रवात के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या होती है? वो होती है कि टेंपरेचर 27 डिग्री के आसपास होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है कोरियोलिसिस बल। आप कहेंगे सर ई का बला होती है? ई होती है भैया साहब, बताते हैं आपको क्या होती है, कोरियोलिसिस। ठीक है, कोरियोलिसिस ये क्या होती है? ये बेसिकली होती है जब पृथ्वी तेजी के साथ घूमती है और पृथ्वी की तेजी के साथ घूमने पर, घूर्णन करने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, दैट्स कॉल्ड कोरियोलिसिस बल। तो जब दो कंडीशन उत्पन्न होंगी तो क्या होगा? ये चक्रवात उत्पन्न होंगे। ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे सर चक्रवात भी कई प्रकार के होते हैं क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात कह रहे हो, चक्रवात भी दो प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे सर कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं, जरा इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करिएगा। ठीक, देखो पहला जो चक्रवात होता है कौन सा होता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। कैसा? उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है। अच्छा कहेंगे, अच्छा ये बात हो गई उष्णकटिबंधीय, इसको हम अलग पेज में करते हैं। ठीक है, अलग पेज में देखो पहला क्या हो जाएगा आपका? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ध्यान सुनना, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक, उष्ण चक्रबंधीय। अब देखो दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? बेसिकली उपोष्ण, क्या सॉरी शीतोष्ण, शीतोष्ण क्या? शीतोष्ण। ये क्या हो जाएगा? शीतोष्ण चक्रबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण। ठीक है, अब देखो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से ज्यादा प्रश्न आते हैं, शीतोष्ण जो कटिबंधीय चक्रवात होते हैं उससे प्रश्न ज्यादा नहीं आते हैं। बेसिकली इसमें प्रश्न यही पूछा जाता है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो पछुआ पवनों के कारण इनकी दिशा बेसिकली पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। ठीक है, ये बस आप ध्यान रखिएगा, पछुआ पवनों के कारण इनकी दिशा जो है बेसिकली क्या होती है? पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये आपकी पृथ्वी है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये आपकी विषुवत रेखा हो गई है। और यहां देखो ये 0 डिग्री से लेकर के और लगभग 30 से 35 डिग्री तक ये जो आपका एरिया होगा, यहां पर बेसिकली क्या होंगे आपके? क्या यहां पर जो है बेसिकली आपके ये जो आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा वो उत्पन्न होगा। ठीक है, मोस्टली यहां पर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो शीतोष्ण होगा वो 30 डिग्री से लेकर के लगभग 65 डिग्री। ठीक है, 65 डिग्री, यानी कि यहां से लेकर लगभग इस एरिया तक क्या हो जाएगा आपका जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आपके आएंगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गए। अच्छा, चक्रवात का विपरीत होता है एक एंटी चक्रवात, मतलब एंटी साइक्लोन, ये भी आप जानते होंगे। आप कहेंगे सर ये क्या होता है? बहुत कॉमन सा अंतर है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, इसको देख लीजिएगा। यहां पर हम लिख लेते हैं क्या? चक्रवात। ठीक है, और यहां पर हम लिख लेते हैं थोड़ा सा क्या? प्रतिचक्रवात। क्या? प्रतिचक्रवात। अब देखो भाई साहब क्या होगा इसमें? आप कहेंगे सर क्या होगा? चक्रवात में हमने आपको क्या बताया था? चक्रवात में हमने आपको बताया था कि बेसिकली इसमें क्या होगा? लो प्रेशर होगा, यहां पर हाई प्रेशर होगा। तो एंटी चक्रवात में क्या होगा? मतलब एंटी चक्रवात में क्या होगा? इसका ठीक विपरीत होगा। नाम क्या है? चक्रवात और प्रतिचक्रवात। इसका नाम क्या है? प्रतिचक्रवात, यानी कि एंटी साइक्लोन। तो यहां पर अगर निम्न प्रेशर है, ठीक है, यहां पर निम्न प्रेशर है यानी कि लो प्रेशर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर हो जाएगा। बस हाई प्रेशर, यहां पर क्या हो जाएगा? हाई प्रेशर। यहां पर हाई प्रेशर है बाहर, तो क्या हो जाएगा? उधर लो प्रेशर हो जाएगा। बस काम हो गया। अब देखो हमने आपसे कहा था कि जो है उत्तरी गोलार्ध में साइक्लोन में क्या होता है? साइक्लोन में जो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा होती है चक्रवातों की कैसी होती है? जो है नॉर्थ में कैसी होगी? देखो इसको थोड़ा सा, नॉर्थ में इसकी दिशा कैसी होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। क्या? एंटी क्लॉकवाइज होती है, हमने बताया था आपको, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो है दक्षिण गोलार्ध में चक्रवातों की दिशा कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है। कैसी होती है? क्लॉकवाइज होती है, यानी घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है, क्लॉकवाइज होती है। ठीक, अब इसी का ठीक विपरीत आपको कर देना है, तो यहां पर नॉर्थ लिख दीजिए, यहां पर साउथ लिख दीजिए। तो चक्रवातों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज थी, तो चूंकि चक्रवात का उल्टा प्रतिचक्रवात होता है, इस हिसाब से यहां पर प्रतिचक्रवातों की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में कैसे हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी। जबकि चक्रवातों में दक्षिण गोलार्ध में दिशा इनकी क्लॉकवाइज थी, तो इसका विपरीत यहां पर क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यह प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर क्या होता है? पूछा जाता है। एक बात और आपको बता दूं कि जब चक्रवात आते हैं तो चक्रवातों में तेज बारिश और तेज हवाएं चलती हैं,
लेकिन चूंकि चक्रवात का विपरीत प्रति चक्रवात होता है, इसका मतलब अगर चक्रवात आने से तेज आंधी तूफान आएगा तो प्रति चक्रवात आने से क्या होगा, मौसम साफ रहेगा। बस हो गया काम। यहां से प्रश्न आपके एक प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा फास्ट बताया, फास्ट समझाया नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। कभी हमने आर्टिकल हमने कराया है चक्रवात पर, उसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया आपके सामने एक जो है छोटा सा डेमो मैंने। अब बताओ बम चक्रवात के बारे में भाई साहब। तो बम कई बार आपके एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो बम चक्रवात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? जब किसी चक्रवात का वायुदाब 24 घंटे में कम से कम 24 मिलीबार कम हो जाए, बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्ट सही है। यह तब उत्पन्न होते हैं जब ठंडी वायुराशि गर्म वायुराशि से टकराती है, बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 दोनों कथन सही हो जाएंगे। इस हिसाब से आपका 1 और 2 यानी कि सी इज द राइट आंसर। 1 और 2 दोनों क्या है, सही है। 1 और 2 दोनों सही है, दोनों सही है सर, 1 2 दोनों सही। बस हो गया। चलो नंबर आपका 5 आ गया। गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी। अभी हाल ही में आप जानते हो कि 76 गणतंत्र दिवस में हम लोग एंट्री कर चुके हैं, और अभी हाल ही में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश की जो झांकी है महाकुंभ वाली, उसको जो है प्रथम स्थान दिया गया है, और वही इसी के बारे में चर्चा दी गई है। महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये जो है बेसिकली क्या है आपका, इसका थीम था एक तरीके से, ठीक है। और यह झांकी महाकुंभ मेले की भव्य परंपरा और विकास को दर्शाती है। मार्चिंग दलों में जम्मू कश्मीर राइफल्स को सशस्त्र बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल ठीक घोषित किया गया है, जबकि दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने सीएपीएफ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और अन्य सहायक बलों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। तो यह भी आप लोग क्या करिएगा, रेडी करिए। हो सकता है मार्चिंग दलों के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछ ले। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में त्रिपुरा को उसकी खर्ची पूजा जो है 14 देवताओं की आराधना विषय पर आधारित झांकी के लिए दूसरा स्थान, जबकि आंध्र प्रदेश की एंटिकोपापा का बोमालू पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी के खिलौने थीम वाली झांकी के लिए तीसरा स्थान। तो प्रथम, सेकंड और थर्ड ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब बताओ कि 76वें गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? बहुत आसान सा उसका उत्तर है, मुझे लगता है कि आपको तुरंत बता देंगे। कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये प्रश्न यहां से भाई साहब पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, ठीक है, कि किस झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। चलिए अब इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, इस पर सरकार बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। सरकार ने जो है कंपनियों को कहा है कि आप पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाकर के इसको बेच सकते हैं। इथेनॉल के लिए सरकार काफी लंबे समय से कार्य कर रही है। आप जानते होंगे इथेनॉल के लिए जो है सरकार कई सारी योजनाएं परियोजनाएं भी चला रही है। इसी के लिए भी सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आइए देखते हैं कि क्या कुछ लिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इथेनॉल आपूर्ति ठीक है 2024-25 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के लिए इथेनॉल खरीद कीमतों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, और सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसके तहत तेल जो बेचने वाली जो कंपनियां हैं वो क्या करेंगी, 20% तक इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल को बेच सकेंगे। यानी कि जो आप गाड़ी में पेट्रोल भराते हो उसमें 20% की मात्रा किसकी रहेगी? एथेनॉल की रहेगी। एथेनॉल बेसिकली सरकार इस पर काम करिए ताकि हमारी जो निर्भरता है पेट्रोल डीजल पर वो क्या हो सके, कम हो सके, और इसके अलावा प्रदूषण भी क्या हो, कम हो सके। यह भी जो है सरकार का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। आपको इस पर भी विशेष तौर पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। चलिए आगे। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो हम आयात करते हैं अलग अलग जो है उसका तेल वगैरह का, उस पर हमारी निर्भरता क्या हो, डिपेंडेंसी क्या हो, कम हो जाए। जब हम एथेनॉल को जो है प्रभावी रूप से लागू कर देंगे अपने यहां पर, तो क्या होगी, हमारी डिपेंडेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। आप जानते होंगे पेट्रोल वगैरह अनवीनकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में से आते हैं, यानी कि इनकी जो है मात्रा जो है क्या है, बहुत ही लिमिटेड है। एक समय के बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और चूंकि कोई भी देश प्रगति तभी करेगा जब वहां वो ऊर्जा क्षमताओं में क्या होगा, मजबूत होगा, और इसीलिए सरकार इस वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तरफ जो है ध्यान तेजी के साथ दे रही है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सरकार एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम लागू कर रही है, जिसके तहत तेल विपणन कंपनियां कितने प्रतिशत तक इथेनॉल के साथ मिश्रित पेट्रोल बेच सकती हैं? बताओ जल्दी से। अभी तुरंत मैंने आपको बताया है कितने प्रतिशत तक तेल कंपनियां जो है अपने पेट्रोल में इथेनॉल को जो है बेच सकती हैं। तो 10, 20, 30 या 40%, तो हो जाएगा 20% तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। टॉपिक नंबर 7 है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। ये अभी चर्चाओं में है। सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को अभी क्या कर दिया है, लागू कर दिया है, ठीक है, उसको मंजूरी दे दी है। इसके तहत जो ये बेसिकली आपकी योजना है, इसमें 16,300 करोड़ रुपए का
जो है ये पूरा का व्यय वाला एक मिशन है। मिशन का प्रारंभिक चरण जो है 6 साल का होगा, 6 ईयर का होगा। इसके तहत 7 सालों में 34,300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट किया जाएगा इस मिशन के तहत। मिशन का उद्देश्य क्या है भाई साहब? मिशन का उद्देश्य है भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्ति हासिल करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इस पर मुख्य परीक्षा में आपके प्रश्न आकर देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता के लिए एक प्रभावी ढांचा स्थापित करने की आवश्यकता को देखते हुए वित्त मंत्री ने 23 जुलाई को क्या किया था? 23 जुलाई 2024 को 2024-25 के केंद्रीय बजट में क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की थी। आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ क्रिटिकल मिनरल्स मिशन की शुरुआत कब की गई थी? आप कहेंगे सर 2024-25 के बजट में इसको लाया गया था वित्त मंत्री के द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा। चलो अब आपके सामने प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को हरित प्रौद्योगिकियों के लिए, आप बुधवार को हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन क्या है आपके सामने कि मिशन का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्ति हासिल करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल सही बात है, यही है। और इस योजना में कितना पैसा लगाया गया है? 16,300 करोड़ रुपए। बिल्कुल सही बात है, यह भी सही है। इस हिसाब से आपका 1 और 2 दोनों कथन हो जाएगा सही, तो यह हो जाएगा आपका दोनों कथन सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 1 है हथकरघा सम्मेलन मंथन। यह अभी चर्चाओं में रहा है और केंद्रीय मंत्री जो आपके गिरिराज सिंह जी हैं उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। 29 जनवरी को नई दिल्ली में जनपथ स्थित जो है डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में। याद रखिएगा, सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? अब भैया आपके गिरिराज सिंह है, यह भी फैक्ट ध्यान रखिएगा। इन्होंने इसका उद्घाटन कब किया है? 29 जनवरी को। कहां पर किया है? नई दिल्ली के जनपथ स्थित कहां पर? डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में, ठीक है। तो ये फैक्ट 3। किस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो हथकरघा सम्मेलन का उद्घाटन इन्होंने किया है, ठीक है। और ये सब इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। आप जानते होंगे कि बेसिकली इसमें जो हथकरघा बुनकर हैं उनको जो है साल में न्यूनतम 300 दिन का अस्थायी रोजगार मिल सके और हथकरघा जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, अपने आप में तेजी के साथ ग्रो करे ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका एक बड़ा योगदान जो है हम लोग प्राप्त कर सकें। इसी के लिए हथकरघा उद्योग को बढ़ाने के लिए सरकार लंबे समय से प्रयासरत है और अभी हाल फिलहाल के वर्षों में अगर आप देखेंगे हथकरघा उद्योग निश्चित तौर पर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान दें, हथकरघा उद्योग क्या होता है? अच्छा बताओ जल्दी से, हथकरघा उद्योग क्या होता है? बहुत बार सुने होंगे, मुझे कमेंट करके बताओ, या हथकरघा उद्योग के बारे में शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लीजिएगा, टिप्पणी लिख लीजिएगा इस पर, ठीक है। हथकरघा उद्योग, ठीक है। चलो, हाल ही में किसने नई दिल्ली में जनपथ स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र में हथकरघा सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो अमित शाह, गिरिराज सिंह, शिवराज सिंह चौहान या फिर नरेंद्र मोदी जी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ जल्दी से? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिरिराज सिंह। कौन है? कपड़ा मंत्री जो आपके हैं, ठीक है। चलो, टॉपिक नंबर 9 है आपके सामने, सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन। सुशासन, गुड गवर्नेंस इसको बोलते हैं। इस पर राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आयोजित किया जा रहा है। आप कहेंगे सर कहां पर? तो ये आयोजित किया जा रहा है आपके गुजरात में और अभी इस पे जो है इसका उद्घाटन बेसिकली गुजरात के मुख्यमंत्री हैं कौन? श्री भूपेंद्र सिंह पटेल और माननीय केंद्रीय मंत्री कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 2 दिवसीय यानी कि 30 और 31, 30 तारीख की शुरुआत हुई और 31 तक चलेगा। 30-31 तारीख तक जो है ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है सुशासन पर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। और सम्मेलन में 6 केंद्रीय जो है सत्र शामिल हैं जो सार्वजनिक सेवा के वितरण को मजबूत करने के उद्देश्य से नवीन शासन प्रणालियों और उभरती तकनीकों की तलाश करेंगे। देखो, मैंने आपसे एक बार कहा था कि सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आप लोग काम जरूर क्या करिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाला है? जरूरी होने वाला है। सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ये आपके पेपर 3 के क्या है? पार्ट हैं आपके सिलेबस के और बहुत महत्वपूर्ण है। इन पर अक्सर जो है आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप जानते हो कि पेपर सेकंड में क्या? पेपर सेकंड में आपके जीएस के, यूपीएससी के में भी क्या? यूपीएससी में भी और पीसीएस में भी आपके, वैसे आपने देखा होगा पीसीएस में भी जो आपका सेकंड पेपर है उसमें एक क्वेश्चन क्या है? गवर्नेंस का, GOVERNANC, गवर्नेंस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुशासन शासन बोलते हैं। शासन व्यवस्था में बेसिकली
जो है ये टॉपिक आपका आता है। तो इसमें देखो यहां पर लिखा हुआ है पॉइंट, क्या लिखा है कि ई गवर्नेंस, इसको मैंने कई बार आपके एग्जाम में पूछा है। देखो ई गवर्नेंस पर आपके इसी बार प्रीलिम्स परीक्षा में प्रश्न आया था पीसीएस में, और मैंने पीसीएस की परीक्षा पहले ई गवर्नेंस के बारे में मैंने खूब आपको बताया था, ठीक है। और फैक्चुअल डेटा नहीं था, कॉन्सेप्चुअल डेटा था। तो जब तक आप मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ोगे तब तक आप प्रश्न को नहीं कर पाओगे। तो ई गवर्नेंस डिजिटल परिवर्तन, सुशासन, प्रथाओं पर चर्चा को बढ़ावा देना चाहता है, जिससे सफल पहलों का व्यापक प्रसार और संभावित पुनरावृत्ति सुनिश्चित हो सके, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। बाकी सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अनुभवों और नवाचार यानी कि नए नए इनोवेशन जो होते हैं का आदान प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के लोक प्रशासन संगठन को एक साथ लाना है, ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सुशासन की व्यवस्था को, ई शासन को और जो आपका इनोवेशन होते हैं उनको शामिल करके देश की प्रगति के राह पर अग्रसर किया जा सके, ठीक है। ये सब इसका मिशन का क्या है, उद्देश्य, जो अभी हाल ही में यहां पर राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन जो आयोजित किया गया था सुशासन, ठीक है, पर मंथन जो भी हो रहा था। ओके, चलिए अब बताइए। गुजरात सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और प्रशासनिक सुधार, देखो ये टर्मोलॉजी बड़ी अच्छी है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसको बोल सकते हैं हम, बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए सरकार क्या कुछ प्रयास कर रही है, या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए क्या बेहतर नए कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर परिचर्चा करने के लिए आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म यानी कि प्रशासनिक सुधार कैसे हो सकता है, क्योंकि आप जानते होंगे जब तक प्रशासन में के स्तर पर गुड गवर्नेंस की संकल्पना साकारित नहीं होगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था, ई गवर्नेंस, ई शासन, ठीक है, सिटीजन चार्टर, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। ई और इसके अलावा जो है सिटीजन चार्टर के अलावा कई सारे आरटीआई, ये सब बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलो, तो पूछा है कि बेसिकली ये कहां पर संपन्न हुआ, ये आपका जो है ये जो सम्मेलन, गांधीनगर, सूरत, जामनगर या फिर इनमें से कोई नहीं, तो गांधीनगर इज द राइट आंसर, ठीक है। देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, गांधीनगर। लास्ट टॉपिक है, बेलारूस के नए राष्ट्रपति अभी हाल ही में चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, और ये बेसिकली भैया आपके जो है 7वीं बार लगातार चुने गए, मुझे लगता है ना, हाँ 7वीं बार, बिल्कुल सही बात है। तो ये चर्चाओं में है, ये जो आपके अलेक्जेंडर लुकाशेंको जी हैं, ठीक है। वह 1994 से बेलारूस का नेतृत्व कर रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग के शुरुआती परिणाम के मुताबिक लुकाशेंको को 86.82% जो है वोट हासिल हुआ। वहां पर रूल यह है कि अगर आप 50% से ज्यादा अगर वोट हासिल कर लेते हैं तो आप जीत जाते हैं, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती दोबारा से चुनाव कराया जाता है, ऐसा कुछ है यहां पर, ठीक है। संविधान के मुताबिक 50% से अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित कर दिया जाता है। अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है, बाय द वे 50% नहीं मिल पाया, बहुमत नहीं मिल पाया, तो क्या होगा, तो दो प्रमुख उम्मीदवारों के बीच दूसरा दौर होता है। बेलारूस में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 2022 में एक संविधान संशोधन वहां पर हुआ था, उसके अनुसार वहां पर 2 कार्यकाल की सीमा भी वहां पर क्या कर दी गई है, लागू कर दी गई है इस चुनाव के बाद, यानी कि जो चुनाव हो गया है इसके बाद ये प्रभावी होगा। तो ये कुछ रूल और रेगुलेशन थे। यहां पर आप बेलारूस को देख पा रहे होंगे, यहां पर इसके देखो क्या है, यहां पर इधर यूक्रेन है, इधर आपका रसिया है, यहां पर लिथुआनिया है आपका, और इधर पोलैंड है आपका, ठीक है। तो ये आप यहां पर देख सकते हैं, और इधर बाल्टिक सी, इधर जो है दूरगामी जो है दक्षिण और उत्तर में क्या है इसके, बाल्टिक सागर भी स्थित है। आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछेगा, बताओ बेलारूस के दक्षिण और जो है उत्तर में कौन, पश्चिम और उत्तर में कौन सा जो है क्या कहते हैं सी है, आप कहेंगे बाल्टिक सागर। यह आपसे यही प्रश्न पूछ सकता है कि बाल्टिक सागर जो है बेसिकली बेलारूस के किधर स्थित है, किस दिशा में अवस्थित है। कई सारे ऑप्शन आपको दे देगा, तो मैप आप लोग जरूर देखिएगा। आप चाहें तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, आप चाहें तो ये देखिए, ये ठीक है। ये हो गया आपका क्या, बेलारूस, क्या हो गया, ये हो गया आपका बेलारूस बेसिकली, ठीक है। अरे भाई साहब कुछ ज्यादा बड़ा हो गया क्या, इसको छोड़ो छोटा सा, इसको करो ऐसे बड़ा। ये देखो, अब देखो ये हो गया बेलारूस, इधर देखो क्या है आपका बाल्टिक सागर है, नहीं बाल्टिक सागर इधर देखो, ठीक है। ये आपका पश्चिम दिशा और इधर उत्तर, तो पश्चिम और आपका बेसिकली जो है उत्तर, ठीक है। चलो अब बताओ, हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं कौन? अलेक्जेंडर लुकाशेंको, अलेक्जेंडर वर्मिंघम, मरियम अर्लेकर, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये हो गया आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। और अब बताओ आप लोग प्रश्न, इसका उत्तर क्या होगा, लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि पीसीएस के लिए भैया चूंकि आपका पेपर आगे बढ़ गया है
ठीक है। एग्जाम आपका पीसीएस का जून में होगा, ऐसे में आप लोग आंसर राइटिंग जरूर करिए और इसके लिए मैं आपको एक अपना कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर पर मुझसे संपर्क करके मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, अपना जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये इससे क्या होगा, इससे जो है आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो नंबर मैं आपको यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, मेरा नंबर है 860 क्या 860, ठीक है 86044 क्या 44, ठीक है 8604409 क्या 09 और 201, 8604409 ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। यहां पर आप लोग जो है मेंस की आंसर राइटिंग, ठीक है, और पीसीएस फाउंडेशन कोर्स को लेकर के आप जो है डिटेल्स जानकारी मुझसे ले सकते हैं, या तैयारी से संबंधित अगर कोई भी डाउट अगर आपके मन में होगा तो वो डाउट सारे आपको 8604409 पर आपको मिल सकता है, जो कि मेरा कांटेक्ट नंबर है। यहां पर आप पीसीएस यूपीएससी आरओ कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है आप इस पर मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। बाकी आपके सामने प्रश्न है जिसका उत्तर आपको देना है। प्रश्न क्या है कि निर्वाचन आयोग का संबंध किससे है, 312 आर्टिकल, आर्टिकल 324, आर्टिकल 314 या आर्टिकल 314, ठीक है 312 314, हाँ ठीक है। अब बताओ इसमें से सही उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर आपको बताना है। और मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन तीनों के बारे में आप लोग जो है डिटेल्स में लिखिएगा। और यहां से आपके प्रश्न प्री में भी आता है भैया, और आपके मेंस में भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो ये हो गया आज का हमारा इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स। मिलेंगे कल हम लोग, तब तक आप लोग जो है पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। करंट अफेयर्स मैं फिर से कह रहा हूं आपके पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आरओ के लिए तो है ही महत्वपूर्ण, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। बाकी जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और हां मैंने फिर से कह रहा हूं, अगर 24 में आपका टारगेट है या 2025 में भी अगर आपको मेंस लिखना है, प्री देना है, तो आप उसके लिए आंसर राइटिंग से जरूर जुड़िएगा। उसके लिए नंबर हमने आपको यहां पर मेंशन करवा दिया, ठीक है। फिर मिलेंगे कल हम लोग, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। और बेसिकली जो है हम लोग ट्यूसडे को एक व्यापक रूप में जो है पीसीएस प्री पर हम लोग रणनीति पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्या कुछ हमें उसमें करना है, कैसे करना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।